और आज से देश में कोरोना वैक्सीनेशन का तीसरा चरण शुरू हो रहा है, जिसमें 18+ लोगों को वैक्सीन लगाई जाएगी। देश में कोरोना की दूसरी लहर के बीच आज से वैक्सीनेशन का तीसरा चरण शुरू हो रहा है। सरकार ने आज से 18 साल से अधिक उम्र के सभी नागरिकों को टीका लगवाने की इजाजत दी है, जिसके लिए 28 अप्रैल से रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया था। महामारी के प्रकोप को देखते हुए तीसरे चरण में वैक्सीन लेने के लिए लोग रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं। 30 अप्रैल शाम 5 बजे तक 16 करोड़ लोग वैक्सीन लेने के लिए रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं। जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं वह सारी की सारी गवर्नमेंट्स वैक्सीन मैन्युफैक्चरर से भी कोऑर्डिनेट कर रही हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उनको रिक्वायर्ड सपोर्ट भी प्रोवाइड कर रही है। इसके अलावा वैक्सीन की कमी के चलते कई राज्यों में 18 से 45 उम्र के बीच के लोगों को अभी वैक्सीन लेने के लिए इंतजार करना पड़ेगा। हेल्थ मिनिस्ट्री में जॉइंट सेक्रेटरी लव अग्रवाल ने कहा है कि राज्यों से कहा गया है कि मरीज की स्थिति के बारे में अटेंडेंट को बताया जाए ताकि डर का माहौल कम हो। ये भी कहा गया है कि अटेंडेंट के बैठने के लिए सुविधाएं बनाई जाए, जहाँ पर एक टेलीफोन लाइन हो जो नर्सिंग स्टेशन से कनेक्ट हो सके। एक सीनियर डॉक्टर दिन के तय समय में आकर अटेंडेंट को मरीज के बारे में बताए। यूपी में आज से 7 जिलों में वैक्सीनेशन अभियान की शुरुआत की जाएगी। 1 मिनट में पूरी खबर देखिए। उत्तर प्रदेश में आज से 18+ उम्र के लोगों को वैक्सीन लगाए जाने का काम शुरू हो जाएगा। यूपी में फिलहाल 7 जनपदों में इसकी शुरुआत होने जा रही है। दरअसल आज उन जनपदों में वैक्सीन लगाए जाने का काम शुरू हो जाएगा जहां पर 9000 से ज्यादा सक्रिय मामले हैं। लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी, गोरखपुर, मेरठ और बरेली में वैक्सीनेशन का काम शुरू हो जाएगा। इसके अलावा उत्तर प्रदेश अपर मुख्य सचिव सूचना नवनीत सहगल ने बताया कि प्रदेश सरकार कोशिश कर रही है कि हर जगह समय पर ऑक्सीजन पहुँचे। इसके लिए टीम 9 में एक विशेष टीम बनाई गई है, जिसका काम ऑक्सीजन की उपलब्धता पर ध्यान रखना और ट्रांसपोर्टेशन कराना है। शुक्रवार को यूपी में 620 मीट्रिक टन ऑक्सीजन सप्लाई की गई है। इंडियन ऑयल द्वारा हमें 2 नए बड़े टैंकर भी दे दिए गए हैं। उनसे लगभग 40 मीट्रिक टन जो है वो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन हो सकता है। भारत सरकार द्वारा भी दिए गए 5 टैंकर उपलब्ध हो गए हैं। उनसे भी आज से ऑक्सीजन की उपलब्धता सुनिश्चित हो जाएगी। दिल्ली, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में आज से तीसरे चरण के वैक्सीनेशन की शुरुआत नहीं हो पा रही है। दिल्ली में आज 18 साल से ज्यादा की उम्र के लोगों को वैक्सीन नहीं लग पाएगी। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने वैक्सीन कंपनियों से अतिरिक्त खेप न मिलने की बात कही। आप सेंटरों पे लाइन में मत लगिएगा, कभी उसकी वजह से कानून व्यवस्था न गड़बड़ा जाए। दिल्ली की तरह ही मध्य प्रदेश में भी वैक्सीन न मिलने की बात कहकर टीकाकरण अभियान से जुड़ने में असमर्थता जताई। वो हमें वैक्सीन के डोजेज दे नहीं पाएंगी और इसलिए मध्य प्रदेश में प्रारंभ नहीं किया जा सकेगा। वैक्सीन का संकट महाराष्ट्र में भी है। वैक्सीन की कमी के कारण सभी वैक्सीनेशन सेंटर अगले 3 दिन बंद रहेंगे। कोई ऐलान करने से पहले उस पर चर्चा नहीं होती, तैयारी नहीं की जाती। टीकाकरण का ऐलान कर दिया है, टीका है नहीं, लगेगा कहां से। इसी तरह पंजाब में भी आज से वैक्सीनेशन शुरू नहीं हो पाएगा, जबकि गुजरात में अहमदाबाद, सूरत, वडोदरा समेत 10 जिलों में वैक्सीनेशन शुरू होगा। कोरोना पर देश पे कोई नेशनल पॉलिसी है, इस पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से सवाल पूछा है। देश में कोरोना के हालात बिगड़ने पर हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट रोजाना कोई न कोई टिप्पणी और निर्देश जारी कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को सुनवाई की, जिसमें कोर्ट ने केंद्र से कहा कि मदद की गुहार के लिए उठाई जाने वाली आवाजों को नहीं दबाना चाहिए। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने वैक्सीन नीति को लेकर भी केंद्र सरकार से सवाल किए। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा कि ऑक्सीजन टैंकर्स और सिलेंडरों की सप्लाई को लेकर क्या जरूरी कदम उठाए गए हैं। जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि हमें तमाम स्थानीय मुद्दों पर ध्यान देना चाहिए और हर मदद को जरूरी समझना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सोशल मीडिया पर अगर लोग अपनी शिकायतों के बारे में लिख रहे हैं तो इसे दबाना नहीं चाहिए। किसी की शिकायत को गलत जानकारी बताकर नहीं दबाया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने उन लोगों की भी चिंता की जिनके पास इंटरनेट नहीं है और जो पढ़ना लिखना नहीं जानते। ऐसे लोग कहां पर रजिस्ट्रेशन कराएंगे। वैक्सीन को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केंद्र सरकार ने 100% कोरोना वैक्सीन खुद क्यों नहीं ली। कैबिनेट की बैठक में कोरोना संकट को शताब्दी का सबसे बड़ा संकट बताया गया, जिससे निपटने के लिए तेजी से काम किया जा रहा है।
कोरोना के तेजी से बढ़ते मामलों पर काबू पाने के उपायों को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने शुक्रवार को कैबिनेट की बैठक की। बैठक में कैबिनेट स्तर के मंत्री, स्वतंत्र प्रभार और राज्य मंत्रियों ने हिस्सा लिया। बैठक में कोरोना महामारी पर तेजी से काबू पाने के लिए उठाए जाने वाले कदमों पर चर्चा की गई। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि हालात से निपटने के लिए सरकार के सभी हथियार एकजुट और तेजी से काम कर रहे हैं। बैठक में प्रधानमंत्री ने देश में महामारी के हालात की भी समीक्षा की। इसके अलावा अस्पतालों में बेड, ऑक्सीजन की उपलब्धता, वैक्सीनेशन के हालात और जरूरी दवाइयों की उपलब्धता पर भी चर्चा की गई। 3 घंटे चली बैठक में प्रधानमंत्री ने हालात की समीक्षा की। मंत्रिपरिषद ने कोरोना महामारी को वंस इन अ सेंचुरी क्राइसिस बताया और कहा कि कोरोना के खिलाफ भारत सरकार की लड़ाई केंद्र, राज्य और लोगों के सामूहिक प्रयास पर है। सरकार सभी स्थिति से निपटने के लिए एकजुटता के साथ तेजी से काम कर रही है। मंत्रिपरिषद ने भरोसा जताया कि देश इस आपदा से जल्द निकलेगा और इस महामारी को हराएगा। कोरोना संक्रमण से बचने के लिए एक बार फिर ट्रिपल लेयर मास्क पहनने की सलाह दी गई है। 1 मिनट में खबर देखिए। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोविड-19 के हल्के और बिना लक्षण के मरीजों के होम आइसोलेशन के लिए संशोधित गाइडलाइंस जारी की है। इसके मुताबिक लक्षण नहीं होने के साथ साथ मरीज में ऑक्सीजन सैचुरेशन 94% से ज्यादा होना चाहिए, जबकि मामूली लक्षण वाले रोगियों को सांस लेने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। साथ ही मरीजों को ट्रिपल लेयर मास्क पहनने की सलाह दी गई है। अगर आपको लगे कि आपकी सैचुरेशन जो है वो कम हो रही है, 94 से कम हो रही है, 90 के पास आ रही है, या आपको सांस चढ़ रहा है, आप खुल के सांस नहीं ले पा रहे हैं, तो एकदम डॉक्टर से कंसल्ट करें। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि केंद्र सरकार मेडिकल ऑक्सीजन की उपलब्धता और सप्लाई पर लगातार काम कर रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने केरल, महाराष्ट्र, पंजाब और कर्नाटक समेत कई राज्यों में बढ़ते संक्रमण पर चिंता जताई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक कोरोना से बचने के लिए संक्रमण से बचना होगा, क्योंकि हम थक गए हैं लेकिन वायरस नहीं थका है। यूपी पंचायत चुनाव की मतगणना रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई। 1 मिनट में अपडेट देखिए। यूपी में ग्राम पंचायत चुनाव की मतगणना पर रोक लगाने की मांग करने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को राज्य चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया। आज भी सुप्रीम कोर्ट में मामले की सुनवाई होगी। गौरतलब है कि देश में कोरोना महामारी की दूसरी लहर के बीच यूपी में पंचायत चुनाव कराए जाने के दौरान चुनाव ड्यूटी करते हुए कई शिक्षकों की जान चली गई थी, जिसका हवाला देते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी। साथ ही याचिका में चुनाव प्रक्रिया पर रोक लगाने की भी मांग की गई है। याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने राज्य चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया है। यूपी के पंचायत चुनाव के काम में लगाए गए 706 शिक्षकों की मौत की सूची शिक्षक संघ ने निर्वाचन आयोग को सौंपी है। यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने मृत शिक्षकों के परिवार वालों को 50-50 लाख रुपए मुआवजा देने की भी मांग की है। हालांकि यूपी में पंचायत चुनाव की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। 2 मई को काउंटिंग भी होनी है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट का आदेश मायने रखेगा। कर्नाटक में एक अनोखी पहल की गई, जहां सैनिटाइजेशन और दवा पहुंचाने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल किया जाएगा। कर्नाटक में कोरोना के बढ़ते मामलों को काबू करने के मकसद से कंटेनमेंट जोन को विषाणु मुक्त करने के साथ साथ प्रभावित लोगों को दवा और जरूरी सामान पहुंचाने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल किया जाएगा। बेंगलुरु मध्य के सांसद पीसी मोहन और गरुड़ एरोस्पेस ने मिलकर ये पहल शुरू की है। मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने खुद शुक्रवार को इसकी शुरुआत की। During these difficult times, it is very important to supply timely delivery of emergency vaccine and also COVID vaccines. In this direction, I am happy to know that for the first time in our country, drones are ready to supply medicines. They can also sanitization public spaces. कर्नाटक में भी कोरोना के हालात बिगड़ रहे हैं। बीते 24 घंटे में रिकॉर्ड 48,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं और 200 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। अमेरिका ने जय हिंद स्टिकर लगाकर भारत को मदद भेजी है। पूरी खबर देखिए। कोरोना के बढ़ते संक्रमण की वजह से देश में ऑक्सीजन से लेकर वेंटिलेटर तक की काफी कमी हो गई थी, जिसे देखते हुए कोरोना काल के इस मुश्किल समय में अमेरिका भारत की मदद के लिए ऑक्सीजन की बड़ी खेप भेज रहा है। अमेरिका से आए इन ऑक्सीजन के सिलेंडरों पर जय हिंद का स्टिकर लगा है, यानी भारत के सच्चे दोस्त अमेरिका ने मदद में भी हिंदुस्तान के
स्वाभिमान का सम्मान किया है। साथ ही साथ भारत में कोरोना से बिगड़े हालात पर काबू पाने के लिए अमेरिका ने 440 ऑक्सीजन सिलेंडर और रेगुलेटर के साथ 10 लाख N95 मास्क और 10 लाख रैपिड टेस्ट भी भेजे हैं। कोरोना की इस लड़ाई में अमेरिका की ओर से भेजी गई मदद की ये पहली खेप है जो दिल्ली पहुंच चुकी है, जिसे जरूरत के हिसाब से देश के अलग अलग राज्यों में भेजा जाएगा। ऐसे मुश्किल वक्त में अमेरिका समेत दुनिया के कई देश कोरोना की इस लड़ाई में भारत की मदद कर रहे हैं ताकि भारत कोरोना को मात दे सके। कंबोडिया में लॉकडाउन के बाद कई जगह खाने की कमी हो गई है। कंबोडिया में कोरोना को रोकने के लिए चलाए गए लॉकडाउन की वजह से खाने का संकट पैदा हो गया है, जिसका स्थानीय लोग विरोध कर रहे हैं। पुलिस ने गुस्साए लोगों को खाना मुहैया कराने का वादा किया। कंबोडिया सरकार ने शनिवार को शहर भर में भोजन की कमी को देखते हुए राजधानी के सभी बाजारों को बंद करा दिया। तभी से सख्त लॉकडाउन के तहत घरों में खाने की आपूर्ति भेजने के लिए सेना से मदद लेने की घोषणा की थी। शुक्रवार तक कुछ इलाकों में निवासियों के लिए भोजन और पैसे मुहैया कराने का इंतजाम किया गया। कंबोडिया में 880 नए कोरोना वायरस के मामलों और 3 मौतों की पुष्टि हुई है। कंबोडिया सरकार ने जनता को घर में ही रहने की सलाह दी है। फिलहाल कंबोडिया में 2 सप्ताह का लॉकडाउन लगाया गया है। अब तक कंबोडिया को चीन और विश्व स्वास्थ्य संगठन की ओर से कोविड-19 टीकों की 4 मिलियन से ज्यादा खुराक मिल चुकी है। एक सरकारी रिपोर्ट में कहा गया है कि कंबोडिया ने 10 फरवरी को कोविड-19 इनक्यूलेशन ड्राइव शुरू की थी, जिसमें 10 लाख से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगाई गई है। म्यांमार में तख्ता पलट के बाद से प्रदर्शनों में कोई कमी नहीं आई है। अब म्यांमार छोड़कर थाईलैंड जाने पर लोग मजबूर हैं। म्यांमार में 1 फरवरी के बाद से लगातार हिंसा और प्रदर्शन हो रहे हैं और जैसे जैसे वक्त बीतता जा रहा है वैसे वैसे ये हिंसा और बढ़ती जा रही है। सेना के बर्बर रवैये के कारण म्यांमार के करेन राज्य के नागरिक देश छोड़ने को मजबूर हैं। ये तस्वीरें हैं म्यांमार और थाईलैंड के बॉर्डर की, जहां पर दर्जनों परिवार म्यांमार से पलायन करके थाईलैंड में नदी के किनारे अपने परिवारों के साथ रहने को मजबूर हैं। अब तक करीब 200 से अधिक लोग म्यांमार से पलायन करके थाईलैंड आ चुके हैं। म्यांमार में तख्तापलट के बाद से लोकतंत्र की बहाली को लेकर लगातार सेना और प्रदर्शनकारियों के बीच हिंसक झड़पें हो रही हैं। इस हिंसक झड़प में 700 से अधिक लोग अब तक अपनी जान गंवा चुके हैं और 3000 से अधिक लोग सेना की कैद में हैं, जिसकी वजह से दुनिया के कई देशों ने म्यांमार के साथ हुए समझौते पर रोक लगा रखी है। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.